हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक, बढ़िया, वेरी गुड। सो हम कर रहे थे चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज की जो डेट है वो बहुत ही खूबसूरत है, 12/12/24। ठीक है, 12/12 सोते भी 24 हैं और आज की डेट भी यही है, 12/12/24। सो ये जो हम चैप्टर कर रहे थे इसमें हमने जो ये थ्योरी पोर्शन है वो चैप्टर 8 का कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन। तो जो 2024 में एनसीईआरटी बुक पब्लिश्ड है वहां पर ये आपको ये क्वेश्चंस है वो पेज नंबर 97 पर मिल जाएंगे। सो आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, कि बाहर से उसको कोई भी जो फोर्स है वो बेसिकली नहीं लग रही। वो कहने का यही मतलब है कि जो फोर्स है वो उस पर कितनी लग रही है? जीरो, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड। अगर मान लो कि जैसे ये मार्कर है, अगर इसके ऊपर इस साइड 5 जूल फोर्स लग रही है तो इसके ऊपर ही इस साइड भी 5 जूल फोर्स लग रही है। 5 जूल इधर को लग रही, 5 जूल इधर को लग रही, मतलब कि ये दोनों फोर्सेस क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो है वो क्या है? जीरो। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद द नॉन जीरो वेलोसिटी? तो क्या इस केस में ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ चलता रहे? तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा है, इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो फिर आपको बताना है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कोई रीजन बताना है। अब देखिए आपके उसने बोला क्या है? उसने बोला है नॉन जीरो वेलोसिटी, की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर हम देखें फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है? एक्सटर्नल नहीं लग रही। इसका मतलब फोर्स क्या है? जीरो। अब जीरो है, इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अब क्या ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है? नहीं। इसका मतलब मास तो जीरो नहीं है, बच क्या गया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा इस केस में? जीरो। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। acceleration is zero, it means change in velocity is zero. So in this case body can travel with body can travel with non zero velocity, that is uniform velocity. ठीक है, non zero velocity that is यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, नॉन जीरो वेलोसिटी की एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसने बोला था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में भी बताना है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही क्या है? कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहेगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वो जो वेलोसिटी है फिर वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये चीज पॉसिबल है, यस। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन अ कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जब किसी कारपेट को अपना किसी स्टिक से जो है वो बीट किया जाता है तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप बीट करते हो कारपेट को, कारपेट मोशन में आ जाता है, मूवमेंट, थोड़ा अपनी पोजीशन से आगे पीछे घूमने लगता है। लेकिन जो उसके ऊपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स लगे होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहते, वो रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाहते थे। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेंगे, वो जहां पर थे वहीं पर रहेंगे। लेकिन जैसे ही स्टिक से उसको बीट किया, कारपेट को बीट किया, कारपेट जो है अपनी जगह से मूव हुआ, वो तो जो पार्टिकल्स थे वो मूव नहीं हुए, वो वहीं के वहीं रह गए, वो कारपेट से अलग हो गए एंड ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिर जाएंगे। सो दैट्स वाई वो कारपेट से अलग हो जाएंगे, तो हमारा कारपेट जो है वो क्लीन हो जाएगा। Now the question number 3 is why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? ये क्यों सलाह दी जाती है कि बस के ऊपर जो आपने लगेज रखना है उसको एक बार रस्सी से बांध लो। ठीक है, आपने देखा होगा टैक्सी में या बस में जो ऊपर जो सामान होता है वो रस्सी से बांधा जाता है, ऐसा क्यों होता है?
अब देखिए हमने पढ़ा था कि इनर्शिया क्या चाहता है, इनर्शिया चाहता है बॉडी जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहे, वो अपनी स्टेट चेंज ना करे। ठीक है, तो जैसे ही अब मान लो कि बस जो रुकी हुई है, बस जो रुकी हुई है तो उसके साथ लगेज भी क्या रुका होगा, लेकिन बस जब एकदम से चलेगी, एकदम से चलेगी, लगेज उसके साथ एकदम से नहीं चलेगा, तो लगेज जो है वो पीछे को गिर सकता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मान लो कि बस जो है वो चल रही थी, एकदम ब्रेक लगी और बस जो है वो थोड़ा एकदम से रुकी। जब एकदम से रुकी, लेकिन जो हमारा बैग था, लगेज था ऊपर पड़ा हुआ, वो तो नहीं रुकना चाहता, वो तो अपनी मोशन में ही रहना चाहता है। तो जब बस तो एकदम रुक गई, लेकिन ऊपर ऊपर का जो लगेज है वो नहीं रुकेगा, वो एकदम से आगे भी गिर सकता है। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, जैसे ही बस ने एकदम से टर्न करेगी, जो टैक्सी या बस है जो एकदम से टर्न करेगी, तो जो लगेज है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, तो वो सेम डायरेक्शन में रहना चाहता है, तो वो वहां पर भी गिर सकता है। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो लगेज है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, वो जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा लगेज गिरे ना, वो बस के साथ साथ ही चले, इसलिए उसको बांध दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ रोप। ठीक है, नाउ हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। Yes, students, question number 4 is a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. तो एक बैट्समैन ने क्या किया, एक बॉल को जो है वो हिट किया एंड जो बॉल है वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो है वो रुक गई। रोल ऑन अ लेवल ग्राउंड, की ग्राउंड पर एकदम से रोल करती चली गई एंड फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद क्या हुआ, वो रुक गई। The ball slows to a stop because, अब बॉल क्यों रुकी, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है बॉल के रुकने का क्या कारण है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, तो जो बैट्समैन था उसने बहुत ज्यादा हार्ड जो है उसको नहीं मारा, इसलिए वो रुक गई। अब ये चाहे वो बहुत ज्यादा हार्ड भी उसको मार कर मतलब बॉल को जो है स्ट्राइक कर लेता, लेकिन फिर भी उसने रुक तो जाना ही था, तो ये ऑप्शन गलत है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, तो बेसिकली वेलोसिटी जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल नहीं होती, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, वो हमारा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड वैसे भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रुकने की, तो यहाँ पर तो वो ये भी जो ऑप्शन है हमारा वो गलत हो गया। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होता तो फिर भी वो इसका बहुत अच्छे से रीजन नहीं हो पाना था। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, कि बॉल के ऊपर जो है वो कोई ना कोई फोर्स लग रही है कि बॉल को रोका जाए। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट कम टू रेस्ट, अब उसके सी ऑप्शन में क्या है कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो बॉल रुक गई, एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही फिर भी वो रुक गई। अब डी ऑप्शन तो सरासर गलत है कि उसके ऊपर अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो वो फिर अपनी स्टेट क्यों चेंज करेगी, वो तो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। ये जो ऑप्शन सी है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, कि बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि उसकी मोशन का अपोज कर रही है। अब जब जैसे ही बॉल ग्राउंड पर रोल करेगी, ऐसे आगे आगे डिस्टेंस कवर करती चली जाएगी, तो ये जो ग्राउंड का सरफेस है ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा बॉल के ऊपर, बॉल आगे को जाएगी लेकिन देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो बॉल है वो धीरे धीरे स्लो होएगी फिर रुक जाएगी, तो ये अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। Yes, dear students, come with the question number 5th. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. एक ट्रक जो है वो शुरू हुआ फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का क्या मतलब आ गया कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई 0, एंड इनिशियल स्पीड को हम किस वेरिएबल से डिनोट करते हैं, u से। इनिशियल स्पीड क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से वो चला है एंड रोल्स डाउन अ हिल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे को रोल डाउन हो रहा है। इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स, कितने टाइम में कवर किया 20 सेकेंड्स में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसकी फाइंड आउट करनी है। एंड नेक्स्ट है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। इफ इट्स मास इज, अगर हमको इसका मास दे रखा है कितना 7 टन, एंड ये भी बताया गया है कि 1 टन किसके बराबर है 1000 किलोग्राम के बराबर है। हाँ जी, U दे रखा है, S दे रखा है, T दे रखा है, A फाइंड आउट करनी है। पहले A तक पहुंचते हैं फिर आगे फाइंड आउट करेंगे। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो भी वेरिएबल्स गिवन है उनके अकॉर्डिंगली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें दैट इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S की वैल्यू गिवन है, U पता है 0 है, T गिवन है, T अगेन गिवन है, A फाइंड आउट करना है, तो यहां से आराम से हो जाएगा। S की वैल्यू 400 मीटर, initial velocity is 0, time is 20 second plus half acceleration A find out करनी है and time t is 20 second square. So it becomes 400, it is half A 2 to 400 20 का स्क्वायर 400, तो 400 आपस में कैंसिल हो गया और एक्सेलरेशन कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट, बिकॉज बाकी सारी चीजें एसआई यूनिट्स में है तो ये भी हम एसआई में ही ले रहे हैं। तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया हमारा। दूसरी चीज क्या बोली थी कि फोर्स फाइंड आउट करनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 7 टन, लेकिन यूनिट्स कौन से चल रहे हैं, एसआई यूनिट्स, तो यहां पर भी हम कौन से यूनिट्स लेंगे, एसआई। तो 7 टन, 1 टन 1000 किलोग्राम, 2 टन 2000, 3 टन 3000, तो 7 टन कितने होंगे 7000 किलोग्राम। मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी आई थी 2, तो 7 2 जा 14,000, फोर्स के यूनिट्स दैट इज न्यूटन। सो 14,000 न्यूटन जो है वो फोर्स इसके ऊपर लग रही है। ठीक है, सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। यस स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम। A stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second. एक स्टोन था जिसका मास 1 किलोग्राम दे रखा है। स्टोन पत्थर, पत्थर का भार भी 1 किलो है और उसको फेंका गया विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी वेलोसिटी से फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये इस वेलोसिटी से फेंका गया तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। तो लेक के ऊपर जो बर्फ नहीं जमी होती वहां पर इसको फेंका गया। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कम्स टू रेस्ट के बाद में ये रुक गया। रुक गया कब रुका, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर की दूरी तय करते करते 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद ये जो है वो रुक गया। सो डिस्टेंस इसने कितना किया, कवर किया 50 मीटर और उसके बाद वो रुक गया। रुक गया तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। सो इट इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो स्टोन एंड आइस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है। सपोज ये स्टोन जो है वो इधर को जा रहा है, अब जिस साइड भी बॉडी जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसका अपोज करती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लगेगी, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको देखा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगी, बैकवर्ड लगेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो बैकवर्ड लग रही है, फोर्स लग रही है, फोर्स का क्या फार्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हमको पता है 1 किलोग्राम। तो ये कितनी एक्सेलरेशन के साथ जो है वो रुक रहा है, दैट इज इसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है धीरे धीरे, तो वो कितनी एक्सेलरेशन से कम हो रही है वो हमने पहले फाइंड आउट करनी है। तो इसको लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन। तो जो ये हमको डाटा गिवन है
SUV गिवन है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें वो क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू क्या है 0, u गिवन है, a फाइंड आउट करना है, s गिवन है, तो यहां से a फाइंड आउट हो जाएगा। v की वैल्यू 0 स्क्वायर, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया इसका स्क्वायर। 2a हमने फाइंड आउट करना है एंड डिस्टेंस कितना था 50 मीटर। सो ये माइनस 0 का तो 0 गया, 2 2 जा 4, ये बन गया 200 एंड इक्वल्स टू a इंटू 100 एंड एक्सेलरेशन हमारी आई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस आने का क्या मतलब है, माइनस आने का मतलब है इट रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन, ठीक है, आया याद पिछला पड़ा हुआ, इट रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन, इट रिप्रेजेंट रिटार्डेशन की इतनी एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, इतनी रिटार्डेशन से उसकी स्पीड कम हो रही है तो ये रुक रहा है। अगर एक्सेलरेशन बोलेंगे तो विद नेगेटिव साइन, रिटार्डेशन का मतलब कि सिंपल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब कितनी उसको फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जो है वो क्या आएगी, वैसे इसको एफ सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से भी। सो अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 4, बेसिकली एक्सेलरेशन अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ये हमारा बन जाएगा 4 न्यूटन। तो इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लग रही है 4 न्यूटन। अगर आपने सिंपली लिखना है फ्रिक्शनल फोर्स तो ये रहेगी 4 न्यूटन। अगर आपने इसको माइनस भी अगर इसमें हम लगा दें, ए में माइनस लगा दें, तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी इस साइड को मूव कर रही है, लेकिन ये जो फोर्स है इसके ऊपर ये मोशन के अपोजिट लग रही है। तो माइनस साइन इट इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, ये बॉडी इधर को मूव कर रही है, लेकिन जो हमारी जो रिटार्डेशन है वो इसके मोशन के अपोजिट लग रही है। अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड में बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, वो है 4 न्यूटन, ठीक है। तो होप्स आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, तो इसकी आप अच्छे से रिवीजन करिए, फिर जो है नेक्स्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चा, बाय, टेक केयर।